नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के प्रैक्टिस बैच में मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट 3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। इसमें दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं और बी अकेला उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो हमें दिया हुआ है ए और बी मिलके कार्य को 15 दिनों में करते हैं और बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में करता है। तो यहां से हम निकालेंगे कि कुल काम कितना होगा। तो कुल काम निकालने के लिए 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुल काम जो है वो आ जाएगा 15 और 20 का एलसीएम जो कि आएगा 60। तो अब हम निकालेंगे इन दोनों के लिए कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता आ जाएगी कुल काम जो कि 60 है उसमें दिनों की संख्या से भाग देंगे तो 60 बटे 15 करने पे यह आ जाएगा हमारे पास 4 कार्य क्षमता आ गई है ए और बी दोनों की मिला के। और 60 में जब 20 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे 3, मतलब कि बी की अकेले की कार्य क्षमता 3 है और ए और बी की मिला के 4 है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इजीली ए की कार्य क्षमता होगी वो होगी 1। यहाँ पे आ भी रहा है 3 और 1 मिला के 4 हो रहा है। तो यहाँ पे अब जब भाग देंगे हम कुल काम में जो कि 60 है उसमें एक का कार्य क्षमता ए की जो है 1 है। तो यहां से आ जाएगा 60 दिन लगेंगे एक को अकेले कार्य करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 35% प्राप्त करना होगा। उसने 135 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से असफल हो गया तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और उस पे लिखेंगे कि यहाँ पे जो है ये 35% है जो कि उसके लिए पासिंग मार्क्स मतलब कि पास होने के लिए प्राप्त अंक है। और यहाँ पे है कुल अंक जो कि है 100%। इसमें दिया हुआ है कि उसने 135 अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंकों से असफल हो गया, मतलब कि वो 35% से कम प्राप्त किए होंगे। मान लेते हैं यहाँ कहीं जो है ये 135 अंक है और जैसा कि दिया हुआ है वह 40 अंकों से असफल हो गया, मतलब कि 135 अंक से लेके और 35% तक का जो गैप है वह है 40 अंक का। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 135 प्लस 40 मिला के जो 35% के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 35% का जो मान आया है वह आया है 175 अंक। तो जैसा कि 35% का मान 175 अंक है और हमें निकालने के अधिकतम अंक कितने हैं तो 100% का मान निकालना है। तो यहां से 1% का मान जो आ जाएगा वो आएगा 175 बटे 35 और 35 पंजे होता है 175, मतलब कि 5 अंक। 1% का मतलब है 5 अंक, इसलिए 100% का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 अंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है हल करें 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या इसमें जोड़ दिया जाए कि यह 15 के स्क्वायर के बराबर हो। परंतु हम इसको करने के लिए यूज करेंगे जैसे कि हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस मान लेते हैं x जोड़ रहे हैं बराबर ये हो जाना चाहिए 15 के स्क्वायर के। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 7 करेंगे एक बार और 14 माइनस 7 करेंगे तो 14 प्लस 7 कर देते हैं और यहाँ 14 माइनस 7 करेंगे प्लस x बराबर 15 का स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 225। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14 और 7 21 और जब 14 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस x बराबर आ गया 225। तो 21 7 147 होता है प्लस x बराबर 225। तो यहाँ पे x का मान आ गया हमारे पास 225 माइनस 147। इसको हल करने पे x का मान आ जाएगा 78। तो हमारा आंसर है 78 जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि लसप है 648 और संख्याओं का अनुपात 8:9 है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो मान लेते हैं संख्याएं जो है वो a और b है और जैसा कि दिया है संख्याओं का अनुपात 8:9 है तो मान लेते हैं 8y और 9y ये संख्याएं हैं। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम होता है जो कॉमन होता है वो पूरा पूरा, तो y आ जाएगा गुणा 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 और जैसा कि दिया हुआ है एलसीएम बराबर है 648। तो यहाँ पे हम y का मान निकाल सकते हैं जो कि आएगा 648 बटे 8 गुणा 9। 8 से जब काटेंगे तो 8 8 64 और 8 एकम 8। तो यहाँ पे ये 9 से 81 जो है 9 बार कट जाएगा, मतलब कि y का मान आ गया हमारे पास
9, तो संख्याएं जो हो गई है वो हो जाएगी 8 गुना 9 करने पे जो कि आएगी 72, और यहाँ पे 9 गुना 9 करेंगे तो 9 9 81। तो 72 और 81 दोनों संख्याएं आ चुकी है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो 81 माइनस जब 72 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं और पाइप सी इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए, बी व सी 3 अलग अलग पाइप है जो कि 3 घंटे में और 4 घंटे में भर सकते हैं, परंतु सी खाली करने वाला पाइप है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2। अब हम निकालेंगे कि कुल काम कितना है जो कि पाइप करेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए जो दिया हुआ टाइम है 3, 4 और 2, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 3, 4 और 2 का 12, मतलब कुल काम करने के लिए 12 है। अब निकालते हैं इनकी कार्य क्षमता या क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए कुल काम में भाग दे देंगे इनके दिनों की संख्या से। तो 12/3 करने पे 4 आ जाएगा। बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 3 और सी की कार्य क्षमता आएगी -6, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। अब हम देखते हैं कि ए, बी व सी की कुल मिला के कार्य क्षमता कितनी होगी। तो कार्य क्षमता हो जाएगी 4 + 3 7, -6 इसमें जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 1। एक कार्य क्षमता है तीनों की मिला के। तो अब हमें निकालना है कि ए, बी व सी कुल कितना टाइम लेंगे पाइप। तो हमें निकालना है ए, बी व सी एक साथ कितना टाइम लेंगे टैंक को बनने के लिए। तो कुल काम में कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। तो 12/1 करने पे हमारे पास आ गया है 12 घंटे। तो 12 घंटे लगेंगे तीनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप से है। इसमें दिया हुआ है सुनील और नवीन ने 11:12 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ धन का निवेश किया, लेकिन सुनील ने 8 महीने के लिए धन का निवेश किया। यदि लाभ 2:3 के अनुपात में सुनील तथा नवीन द्वारा साझा किया गया था तो नवीन ने कितने समय के लिए अपने धन को निवेश किया था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले कि सुनील है हमारे पास और यहाँ पे है नवीन। तो दिया हुआ है इनके जो धन का अनुपात है वह है 11:12 और इनके धन का अनुपात हो गया। और उसके बाद में दिया हुआ है कि यहाँ पे सुनील ने 8 महीने के लिए लगाए तो इसने 8 माह के लिए लगाया था, और ये ज्ञात करना है कि इसने कितने माह के लिए लगाया था। मान लेते हैं y माह के लिए लगाया था। और दिया हुआ है कि उनके लाभ का अनुपात यह 2:3 है सुनील और नवीन के बीच में। तो यह है कि लाभ जो है वो है 2:3। तो लाभ हमेशा होता है कि लगाया गया धन गुणा जिस समय के लिए निवेश किया गया है उसके अनुपात में। तो ये हो जाएगा कि 11 गुणा 8, ये तो सुनील के लिए हो गया कि ये तो पूंजी है और यह है उसका टाइम। और इसी तरीके से नवीन के लिए हो जाएगा 12 गुणा y और इनका अनुपात है 2:3। तो यहां से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 से ये 4 कट जाएगा। इस तरीके से y का मान आ जाएगा 11 माह। तो आंसर आ गया हमारे पास 11 महीने के लिए इसने नवीन ने जो अपना धन लगाया था। अगला प्रश्न हमारा औसत से है और इसमें दिया हुआ है 62 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 42 रन है। यदि उच्चतम व न्यूनतम पारी को हटा दिया जाता है तो औसत 2 से कम हो जाता है। यदि उच्चतम व न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 196 है तो उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। जैसा कि दिया हुआ है 62 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है, तो हम निकाल लेते हैं 62 पारियों के लिए कुल रन। तो ये लिखते हैं हम कुल रन जो कि है 62 पारियों के लिए, ये हो जाएंगे 62 गुना औसत जो कि है 42। तो 42 दूने 84 और 8 हासिल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और 42 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25। ये आ गया 252। 252 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 260। तो ये आ गया हमारे पास 2604। और कुल रन निकाल लेते हैं जब उच्चतम व न्यूनतम पारियों को हटा दिया जाता है, मतलब कि कुल पारियां 60 रह जाती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 गुना 40, तो ये हो गया 2400 रन। जैसा कि ये है 62 पारियों के कुल रन और ये है 60 पारियों के कुल रन, तो हम 62 पारियों में से 60 पारियों को माइनस कर देंगे तो उच्चतम व न्यूनतम पारियों का कुल रन आ जाएगा। मान लेते हैं उच्चतम व न्यूनतम पारी जो है उनमें ए और बी रन बनाए हैं, तो ए प्लस उच्चतम व न्यूनतम का मान हम निकाल सकते हैं कि कुल रन जो कि 62 पारियों में बनाए हैं उसमें से 60 पारियों के रनों को माइनस करके, तो ये आ जाएगा 2604 माइनस
2400, तो ये आ जाएगा हमारे पास 204। तो a प्लस बी 204 दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है उच्चतम और निम्नतम स्कोर के बीच का अंतर 196 है, मतलब कि a माइनस बी जो है वो 196 है। तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2a बराबर आ जाएगा 400 और यहां से a का मान आ जाएगा 200। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उच्चतम स्कोर जो है वह है 200 रन। तो आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से है, जिसमें ज्ञात करना है साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री अपॉन टेन 60 डिग्री और कोट 30 डिग्री का मान क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2, कोस 60 का मान ये भी 1/2 होता है, प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है। और टेन 60 का मान ये होता है √3 और कोट 30 का मान ये भी √3 ही होता है। तो यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 गुना 1/2 करेंगे तो 1/4 आएगा और 1/√2 और 1/√2 गुना करने पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे √3 और √3 गुना होके 3 आ जाएगा। तो ऊपर जो है 1/4 और 1/2 मतलब कि ये जुड़ के हो जाएगा 3/4 और बटे 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये साधारण ब्याज से है और इसमें दिया हुआ है श्री पीटर ने 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने 4 वर्ष बाद 13,200 रुपए चुकाए। उसने जो उधार ली थी राशि वह ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे कि 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर है, तो टोटल 4 वर्षों में जो कुल ब्याज दर हो जाएगी, तो लिखते हैं 4 वर्षों में ब्याज दर जो होगी वो हो जाएगी 5% वार्षिक है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20% टोटल 4 वर्षों के लिए। तो हम इसको 20% को फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 1/5, मतलब कि अगर 5 रुपए हमारे पास कुल राशि है तो उस पर 1 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। तो हम इसको मान सकते हैं कि 5 रुपए की अगर राशि है तो कुल मिला के हमको 6 रुपए लौटाने पड़ेगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इस 6 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 13,200, मतलब कि ये इसका है कि 2200 गुना है, क्योंकि 13,200 में अगर 6 का भाग देंगे तो 2200 आएगा। तो इसी तरीके से अगर 5 को भी अगर 2200 गुना कर दिया जाए तो यह आ जाएगा कि 11,000 रुपए। तो 11,000 रुपए उसने उधार लिया था, जो कि 13,200 रुपए हो गया है 4 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ये है, यदि 12 पुस्तकों की कीमत 2160 रुपए है तो 4 पुस्तकों की कीमत क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आते, काफी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के करना है। तो अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कि दिया है 12 पुस्तकों की कीमत 2160 रुपए है तो 4 पुस्तकों की कीमत क्या होगी। तो 4 जो है 12 का तीसरा हिस्सा है तो इसका भी तीसरा हिस्सा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2160/3। तो 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 0, मतलब कि 720 रुपए 4 पुस्तकों की कीमत हो जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का ये तीसरा भाग भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।